नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बिहार समेत पश्चिम बंगाल के 2 और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार की एक सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए और सभी सीटों पर 12 अप्रैल को वोटिंग होगी और वहीं 16 को चुनाव के परिणाम आएंगे। और वहीं आपको बता दें कि बिहार में मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और बिहार एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव होना है और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी हर हाल में इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ये सीट उनको देने को तैयार नहीं है। दरअसल सहनी बीजेपी के मना करने के बावजूद यूपी में 53 सीटों पर लड़े थे और योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी कर रहे थे और इस वजह से बीजेपी उनसे नाराज है और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी हर हाल में इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते, लेकिन बीजेपी ये सीट उनको देने को तैयार नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यूपी में भी 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक वकील की जान के खतरे का आकलन करने और उसे सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया और वकील के पिता की 2020 में दानापुर शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, आकलन के बाद वकील के परिजनों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश वकील सुभाष कुमार की याचिका पर दिया। और सुभाष के पिता हरिंदर कुमार की 2020 में कुलशेखर शर्मा और भोला सिंह ने हत्या कर दी थी और कुलशेखर हरिंदर कुमार की मां की हत्या में आरोपी है और वहीं हरिंदर ने ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट में शर्मा के खिलाफ गवाही दी थी और ये मामला 2002 से लंबित था और इस गवाही से शर्मा नाराज था और सुभाष हत्या के मामले में प्रमुख गवाह है। और वहीं उन्होंने अपने वकील के जरिए कहा कि उनके परिवार को आरोपी से जान का खतरा है और उन्होंने दोनों ही घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी याचिका में कहा कि आरोपी पहले ही उनके 2 परिजनों की हत्या कर चुका है, जिसके बाद हमें भी अब सुरक्षा दी जानी चाहिए। और वहीं चारा घोटाले के सबसे चर्चित मामले डोरंडा कोषागार केस में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में लालू की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। और दरअसल लालू के वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत में सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए जिन्हें स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही निचली अदालत से रिकॉर्ड की मांग भी की गई और अब 1 अप्रैल को केस की फाइनल सुनवाई होगी। और वहीं गौरतलब है कि इस मामले में पिछली बार भी 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसले से पहले मामला दस्तावेजों को लेकर अटक गया था और वहीं कोर्ट को याचिका में कुछ खामियां देखी और इसके बाद उसे पूरा करने के लिए कहा गया और 11 मार्च को अगली तारीख दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि लालू चारा घोटाले के सबसे चर्चित डोरंडा कोषागार मामले में करीब 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे हैं और उन पर 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया और इस फैसले को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी और इस पर सुनवाई हुई। और इधर लालू यादव की तबीयत लगातार खराब चल रही है और वह रिम्स के पेइंग वार्ड में है और डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही और डायलिसिस जरूरी है और उनकी किडनी 80% से ज़्यादा खराब हो चुकी है और जमानत में बीमारी का भी हवाला दिया गया और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर किडनी की स्थिति यूं ही बनी रही तो जल्द ही डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। बिहार के रोहतास में अंचलाधिकारी द्वारा महिला सरपंच के साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया और मामला जिले के नोहट्टा थाना क्षेत्र के उली बनाही गांव का है और जहां अंचलाधिकारी बदसलूकी का वीडियो वायरल भी हो रहा है और वीडियो में नोहट्टा प्रखंड का अंचलाधिकारी राम परवेश राम उलही बनाए पंचायत की महिला सरपंच पुष्पांजलि कुमारी को भद्दी गाली देते हुए दिखाई दे रहे और पूरे मामले में आरोप है कि किसी पुराने जमीन विवाद को सुलझाने को लेकर गांव के सरपंच और अंचलाधिकारी के बीच अनबन हुई और इस दौरान अंचलाधिकारी द्वारा महिला सरपंच के साथ गाली गलौज की गई और अब पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में अंचलाधिकारी के साथ पुलिसकर्मी भी महिला के साथ गाली गलौज करता हुआ दिखाई दिया
और वहीं बाद में महिला से मोबाइल छीनने की भी कोशिश हुई। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर अंचलाधिकारी ने मामले का खंडन किया और साथ ही कहा है कि उनके द्वारा गाली गलौज नहीं की गई और इस पूरे मामले की जांच के लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार द्वारा जांच टीम गठन किया गया और जांच टीम में भूमि सुधार समहर्ता ढेरी श्वेता मिश्रा और अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी रिजवान फिरदौसी शामिल हैं और जांच दल सीडी और अन्य आरोपों की जांच कर रही है। और वहीं डीएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने तक सीओ का वेतन रोक दिया गया और आरोप सत्य पाए जाने पर निलंबन की भी अनुशंसा विभाग को भेजी जाएगी और उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब वहीं बिहार के गोपालगंज जिले का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक डीजे की धुन पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि नाच रहे युवकों के हाथ में तमंचा है जिसे वो खूब लहरा भी रहे हैं। और वीडियो नगर थाना क्षेत्र के काकड़कुंड गांव में आयोजित एक शादी समारोह का बताया गया और पूरे मामले में अब पुलिस ने जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का इस सिलसिला जारी है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के काकड़कुंड गांव में पिछले महीने लड़के का तिलक आया था, जिसमें मेहमानों के जाने के बाद युवकों ने स्टेज के सामने डीजे पर गाना बजाकर डांस शुरू कर दिया था और युवकों पर होली का खुमार भी था और ऐसे में उन्होंने पहले कपड़े फाड़े, होली खेली और उसके बाद मदहोश होकर डांस शुरू कर दिया। और वीडियो में डीजे की धुन पर झूम रहे 5 युवकों में से 3 के हाथों में तमंचा दिखाई दे रहा है और जानकारी के अनुसार जिन युवकों के हाथ में तमंचा दिख रहा है उनमें नवादा गांव का रंजीत कुमार और मनिकापुर गांव का उपेंद्र कुमार और पलक कुमार भी शामिल हैं। और वायरल वीडियो में तीनों युवक हाथों में पिस्तौल और कट्टा लेकर न सिर्फ डिस्को डांस करते दिख रहे हैं बल्कि डांस के दौरान ही पिस्तौल दिखाकर ट्रिगर पर उंगलियों को भी घुमा रहे और ऐसे में एक छोटी सी चूक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले में गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दिए और वहीं नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। और वहीं बिहार के गया जिले डबल मर्डर की घटना सामने आई और घटना जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के अकोनी गांव की और शनिवार को 2 महिलाओं की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। और वहीं जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार नामक युवक ने गांव के ही गया पासवान के घर आई नाबालिग लड़की के साथ सोच के लिए घर से निकलने पर छेड़खानी की थी और ऐसे में पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और शिकायत मिलने के बाद गया पासवान की पत्नी सुशीला देवी और बम्बू कुमन देवी इसकी शिकायत करने मुकेश के घर पहुंची और इस बात को लेकर वो दोनों आरोपी के मां से बात ही कर रही थी कि मुकेश का सिर फिर गया और उसने गुस्से में अपने हाथ में से रहे चाकू से दोनों महिलाओं पर हमला कर दिया और चाकू से कई बार महिलाओं पर हमला करते देख ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले के बाद दोनों खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी और परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर अतरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। और वहीं अतरी थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि घटना के बाद आरोपी के घर से सभी लोग फरार हैं और घटना में शामिल रहे लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और वहीं अररिया नगर थाना क्षेत्र के खरैया बस्ती व्यापार मंडल के समीप शनिवार की शाम 6 की संख्या में आए बदमाश हथियार के बल पर करीब 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। और वहीं पीड़ित नवनीत कुमार वर्मा और सूरज कुमार सिंह अररिया रजिस्टर ऑफिस में ऑपरेटर हैं और ऑफिस का काम खत्म होने के बाद दोनों अपने घर बस्ती जा रहे थे और पहले से घात लगाए 6 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और रुपए से भरा थैला भी साथ में लूट लिया गया। और घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ पुष्कर कुमार और नगर थाना अध्यक्ष कुमार अनुभव सहित पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचे और इस संबंध में पूछताछ की गई।
और वहीं रजिस्ट्री ऑफिस में जमा चालान के रुपए लेकर हर दिन की तरह ऑपरेटर नवनीत कुमार वर्मा और सूरज कुमार सिंह देर शाम बाइक से अपने घर जा रहे थे। और वहीं खरैया बस्ती व्यापार मंडल के समीप दो बाइक पर 6 बदमाशों ने घेराबंदी कर हथियार दिखाए और ये देख दोनों रुक गए और इसके बाद बदमाशों ने पैसों से भरा थैला छीन लिया और साथ ही टैब भी ले गया और वहीं इसके बाद पिस्टल लहराते और चौक की ओर सभी फरार हो गए। और इस मामले में सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच अभी जारी है और आसपास के थानों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया और पीड़ित से भी अभी पूछताछ जारी है कि आखिर इतना रुपया बिना पुलिस को जानकारी दिए कहां ले जा रहे थे। और उधर पीड़ित ऑपरेटर नवनीत कुमार वर्मा और सोनू और सूरज कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि रजिस्ट्री ऑफिस में जमा चालान को एजेंसी के माध्यम से बैंक में अलग दिन जमा किया जाता है, इसलिए इतनी रकम को अपने साथ लेकर चले थे और दूसरे दिन बैंक में ये रुपए जमा करते थे और शाम तक निबंधन के लिए कार्यालय में राशि जमा ली जाती थी। और वहीं खबर अब बेतिया से है, जहां पर बेतिया में शुक्रवार को टीचर ने 5वीं के स्टूडेंट्स की बेरहमी से पिटाई कर दी और इलाके में हंगामा शुरू हो गया। और पिटाई ऐसी कि छात्र के शरीर पर ऊपर से लेकर नीचे तक बेल्ट के निशान पड़ गए और वो घायल हो गया और छात्र के परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल में खूब हंगामा भी किया और इसके बाद आरोपी टीचर को पुलिस थाने लेकर आई और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि थानेदार से भी बातचीत की गई, लेकिन थानेदार उग्रनाथ झा ने फोन पर जो पहली लाइन कही वो चौंकाने वाली थी। थानेदार ने पूछा छात्र मर गया क्या, और वहीं संवाददाता ने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे, तो थानेदार ने कहा कि अब तक इस मामले में आवेदन नहीं मिला और मैं इस मामले में बयान देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और आप एसपी या डीएसपी से बात कर लें। इस बयान के बाद अब परिजन कह रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है और हमें न्याय चाहिए। तो वहीं सदर डीएसपी मुकुल परिमल पांडे ने बताया कि मामले में परिजनों ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी और बाद में पुलिस गई तो बयान दिया गया और पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। और वहीं थानेदार के बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान गलत है। और वहीं संतोष के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा खेतों में काम करे और उनकी तरह किसान बने और वो अपने बेटे को एक कामयाब इंजीनियर बनाना चाहते थे और बेटे की राह में पैसा परेशानी ना बने, इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी। लेकिन आज बेटा गोपालक बन गया है और 3 ही सालों में 73 लाख रुपए का कारोबार भी खड़ा कर चुका। और यह सफलता की कहानी है पटना के बालिक गांव के रहने वाले संतोष की। उन्होंने विशाखापट्टनम के इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी और उनकी पढ़ाई 2017 में पूरी हुई, जिसके बाद वो जॉब करने लगे थे। और उनके पिता मूल रूप से किसान है और संतोष को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए 5 कट्ठा जमीन तक बेच दी थी। और संतोष कहते हैं कि उसकी मंजिल इंजीनियरिंग नहीं थी, वो पढ़ाई भले ही इंजीनियर बनने के लिए कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा से डेयरी का बिजनेस घूम रहा था और वो बचपन से ही इन्हीं सब से बीच से बड़ा हुआ था। अब वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया और MY फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कारगर भी साबित हुआ। पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की इस बड़ी जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका भी बेहद सराहनीय है। और वहीं आरएसएस ने न केवल पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए कई विशेष कार्यक्रम चलाए, बल्कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में हिंदू वोट को संगठित करने का काम भी किया। और बीजेपी की शानदार जीत का सादर सफर देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते। सभी पार्टियां जोश और खरोश के साथ मैदान में नजर आती हैं और रैलियों में कई जुमले और तंज सुनने को मिलते हैं, पर मेहनत देखने लायक होती है। सियासी पहलू और जनता का रुझान ये तय करता है कि सत्ता किसके पास रहेगी। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे भी कई पहलू माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनवरी से ही सभी संगठनों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पदाधिकारियों को ये साफ हिदायत दी गई थी
कि सभी आपसी मनमुटाव छोड़कर मैदान में उतर जाएं और योगी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई प्लान तैयार किए गए। उत्तर प्रदेश कई मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील भी की गई। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि प्रचार के दौरान किसी पार्टी या उम्मीदवार का नाम नहीं लिया गया, बल्कि राष्ट्र का नाम लिया गया और लोगों से ये कहा गया कि इस बार वोट राष्ट्र के नाम पर दे और मतदाता खुद ही समझ जाते थे। जबकि दूसरे जागरूक मतदाता मंच कार्यक्रम के तहत हम लोगों के घर जाकर उन्हें वोट की अपील करते थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने चुनाव के दौरान काशी से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर मथुरा तक लोक जागरण मंच प्रोग्राम और जागरूकता मतदाता मंच जैसे कई कार्यक्रम जोर और शोर से चलाए। साथ ही लोक जागरण मंच कार्यक्रम के जरिए स्वयं सेवक ने 25 अहम मुद्दों को भी कवर किया था। इसके लिए संघ ने एक विशेष पर्चा भी छपवाया, जिसे लेकर कार्यकर्ता आम लोगों के घर तक पहुंचे थे। इनमें राम मंदिर का संघर्ष और उसके निर्माण और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वालों को वोट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा अपराधियों को जेल में डालने और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले दल को वोट देने जैसी अपीलें भी की गयी। पर्चे में काशी विश्वनाथ धाम परिसर का निर्माण और राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने वाले को वोट देने जैसे मुद्दे रखे गए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने वालों को वोट देने जैसी अपील की गई थी। आरएसएस ने न सिर्फ वोट अपील की, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग वोट जरूर करें। यही कारण है ये कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को वोट जल्द करने के साथ साथ वोट करने का तरीका भी सिखाया गया। इस दौरान संघ के मुख्य तौर पर राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर लोगों को वोट करने के लिए मनाता रहा। इस बार कोरोना काल और लोगों के लाइफस्टाइल को समझते हुए डिजिटल प्रचार पर भी विशेष जोर दिया गया और संघ ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपना डिजिटल प्रचार प्रसार बढ़ा दिया और उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर एकत्रित किए गए जिसने संघ का लगातार मिलना जुलना होता रहा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संघ ने लोगों से विचार साझा किए। कार्यक्रमों और वेबिनार के माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़ा गया। तो वहीं आरएसएस ने अपने प्रचार और सरकार के कामों को सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों तक भी सक्रियता के साथ पहुंचाया। इसी प्रचार के दौरान उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और हिंदू वोट संगठित है। राष्ट्रवाद को नैरेटिव बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग शहरों में किसान, महिला और यूथ की संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता रहा। राष्ट्रीय विचार परिषद के बैनर तले एक दिन में कई बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए। लेकिन गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रमों के मंच पर भाजपा या उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया, न ही मंच पर उनके कोई बैनर या पोस्टर लगाए गए। तो वहीं संघ के सभी बड़े पदाधिकारियों ने जनवरी से ही यूपी में चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। पदाधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें चुनाव प्रचार का एजेंडा भी थमा दिया था। इसी दौरान संघ ने ये साफ कर दिया था कि बिना किसी मनमुटाव के सभी संगठनों के लोग अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं। विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के साथ साथ राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील करने को कहा गया। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आरएसएस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण, शैक्षणिक महासंघ, संस्कार भारती, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति को फरवरी के बाद से ही बूथ स्तर तक सक्रिय कर दिया गया था। साथ ही दलित वर्ग को साधने के लिए समन्वयक बनाया गया था जो दलित बस्तियों में जा रहे थे। तो वहीं एबीवीपी की ओर से भी युवाओं के बीच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि आरएसएस 2024 और 25 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और शताब्दी वर्ष में संघ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत तक संघ की शाखाओं का विस्तार करने समेत कई अन्य योजना बनाई है। देश में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई अन्य स्थानों से शताब्दी वर्ष का संदेश पूरी दुनिया में देने की योजना तैयार की है। जानकारों का मानना है कि 2022 का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय करेगा। संघ का शताब्दी वर्ष भव्यता के साथ मनाया जाएगा और इसी के लिए प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार का होना आवश्यक है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।